अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है आज का? मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इससे पहले जो है वो हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, फिर हमने ग्राफ को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि जब ग्राफ बना हो आप उससे रिएक्शन का रेट कैसे बता सकते हो। जो ग्राफ हमने बनाया था उसमें दो मेन चीजें थी, एक थी कंसंट्रेशन और दूसरा था टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हमने टाइम लिया था और उसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ जो है वो बनाया था। फिर हमने उसकी वैल्यू को फाइंड करके फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन बताया था। आज का हमारा मेन कंसर्न है कि अगर हमें कंसंट्रेशन ही मेजर करनी है तो वो हम कंसंट्रेशन मेजर कैसे करेंगे। देखो, ग्राफ के लिए दो चीजें चाहिए, कंसंट्रेशन और टाइम। ठीक है, वो कंसंट्रेशन और टाइम की वैल्यू जो लास्ट टाइम हमने ग्राफ बनाया था उसमें हमें दी गई थी। अब अगर हमें उसी वैल्यू को ही फाइंड करना है तो तब हमें क्या करना पड़ेगा? तो मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास बच्चों दो मेथड है। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक है केमिकल मेथड, दूसरा है बच्चों फिजिकल मेथड। ठीक है, ये क्या है? ये टू मेथड्स हैं जिससे हम कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो 3 से 4 फिजिकल मेथड भी गिवन है तो उसके बाद उसको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल मेथड। एक चीज आपने याद रखनी है बच्चों, हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, हमने कंसंट्रेशन मेजर करनी है। अब कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की भी मेजर कर सकते हैं और प्रोडक्ट की भी। क्लियर है? और कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करनी है, ये भी बात आपने याद रखनी है। ये जो केमिकल मेथड है, दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर रिएक्शन इन सोल्यूशन। क्लियर? तो क्या होगा? ये सुटेबल होगा फॉर रिएक्शंस इन अ सोल्यूशन। ये मेथड उनके लिए है जो रिएक्शन सोल्यूशन में हो रहे होते हैं। अब रिएक्शन है तो ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, बुक में दी हुई है। इक्वेशन क्या है हमारे पास? यहाँ पे इथाइल एसीटेट है यानी एस्टर है। एस्टर का रिएक्शन है वाटर के साथ। अब ये स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे है? CH3 है, उसके बाद ये कार्बन है, उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड के साथ इधर और एक ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ इधर आ जाएगा। क्लियर है? इथाइल एसीटेट। ये अगर आपको याद हो ना, हमने 10th में फंक्शनल ग्रुप पढ़े हुए हैं, एस्टर्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, अमाइंस हैं। तो ये उसी में से हमने एक फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मूला लिखा हुआ है इथाइल एसीटेट। क्लियर है? इथाइल एसीटेट का वाटर के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव मीन प्रोटॉन है, कहां से आएगा? कोई भी एसिड, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। और ये जो H पॉजिटिव है ये क्या है? ये है कैटालिस्ट। क्लियर है? हमें पता है कि जब वाटर को अगर आप देखो तो वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव है। जब वाटर का इथाइल एसीटेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन होता है तो इट मींस दैट यहाँ पे ब्रेकेज होती है। ब्रेकेज कहाँ होगी? यहाँ पे। ठीक है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी जो यहाँ पे बना हुआ है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों तो ये वाला चीज अलग हो जाएगी, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3COO नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो वाटर के किस पार्ट को ये एक्सेप्ट करेगा? H पॉजिटिव को। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये स्ट्रक्चर कैसे होगा? CH3 यहाँ पे, ठीक है, फिर ये कार्बन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, उसके साथ अगला ऑक्सीजन और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये जो C2H5 है ये इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना देगा? C2H5NOH। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारे पास एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है? ये है इथाइल अल्कोहल। यहां तक क्लियर है? हमने क्या कहा? जब भी इथाइल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? एक हमारे पास एसिटिक एसिड बनता है और दूसरा अल्कोहल बनता है। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सारा रिएक्शन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर में हमने क्या किया? इसी बीकर में हमने यहाँ पे ऐड किया एस्टर। ठीक है, इसी बीकर में हमने क्या क्या चीजें ऐड की हैं? एस्टर। ठीक है, और इसी बीकर में हमने ऐड किया वाटर। और ये रिएक्शन किस में हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो हमारे पास बनेगा क्या? हमारे पास बनेगा एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल।
यानी एक बीकर है, उसमें आपने सारी चीजें मिक्स कर दी, आपने एस्टर्स को वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है वो मिक्स किया। कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि उसमें प्रोडक्ट बन गई है, यानी एसिटिक एसिड बन गया है। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, याद रखो हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है तो हम कंसंट्रेशन किसकी फाइंड कर रहे हैं, एसिड की फाइंड कर रहे हैं। इस एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन हम फाइंड करेंगे। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, अब ये सोल्यूशन यहीं पे ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेंगे कॉनिकल फ्लास्क, ये हमारे पास है कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे बच्चों एक हम बनाएंगे ब्यूरेट, अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास फ्लास्क, ठीक है, और ये है ब्यूरेट। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहां से आपने, यहां से ये आपने क्या किया, यहां से आपने जो है वो जस्ट 10 ml सोल्यूशन ले लेना है और इसको 4 टाइम डाइल्यूट कर देना है। 4 टाइम डाइल्यूट का मतलब है इसमें हमने पानी ऐड कर देना है, ठीक है। 10 ml सोल्यूशन लेके इसको क्या करना है, हमने 4 टाइम्स इसको डाइल्यूट कर देना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टोटल सोल्यूशन आएगा ये क्या होगा, ये डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर हो गया। इस 10 ml सोल्यूशन को जिसको हमने डाइल्यूट किया है 4 टाइम, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे बच्चों यहां पे। क्लियर हो गया। बात आपने ध्यान में रखनी, हम केमिकल मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां से हमने 10 ml सोल्यूशन लिया, उसको 4 टाइम हमने डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। 10 ml है तो 4 टाइम 40 ml जो है इसमें पानी हम ऐड कर देंगे और ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन हमने बनाया इस सोल्यूशन को हम डाल देंगे इस फ्लास्क में। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसी में हमने बच्चों ऐड करना है इंडिकेटर। एक चीज और बच्चों, ये जो हमने डाइल्यूशन बनाई है ना, 4 टाइम हमने डाइल्यूट किया है, ये हमने क्या किया है, हमने कोल्ड वाटर ऐड किया है, ठीक है। कोल्ड वाटर, जब कोल्ड वाटर होगा तो रिएक्शन फर्दर होना रुक जाएगा, मींस जो है वो फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, जो ऊपर रिएक्शन हो गया, जो प्रोडक्ट बन गया सिर्फ वही होगा। कोल्ड वाटर के ऐड करने से रिएक्शन फर्दर रुक जाएगा। ये डाइल्यूशन वाला सोल्यूशन हम लेके फ्लास्क में ऐड कर देंगे और इसी फ्लास्क में हम इंडिकेटर के 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। इंडिकेटर हमने कौन सा यूज करना है, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, ये इंडिकेटर हमने यूज करना है। अब फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 सोल्यूशन है, ठीक है, इंडिकेटर का मैं बता रही, ये यहाँ पे भी सोल्यूशन है, ठीक है, और ये भी सोल्यूशन है, कोई भी एसिड बेस का सोल्यूशन हम कह देते हैं। अगर हम फिनोल्फ्थलीन के 2 से 3 ड्रॉप यहाँ ऐड करें और फिनोल्फ्थलीन के 2 से 3 ड्रॉप जो है वो यहाँ ऐड करें, अगर फिनोल्फ्थलीन के ड्रॉप इस सोल्यूशन में ऐड करने से ये सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाए, कलरलेस, ठीक है। अगर सोल्यूशन कलरलेस हो जाए तो इसका मतलब है ये जो सोल्यूशन है ये क्या है, ये है एसिड का सोल्यूशन। अगर फिनोल्फ्थलीन के 2 से 3 ड्रॉप अगर हम किसी सोल्यूशन में ऐड करें और वो सोल्यूशन जो है कलर अपना पिंक शो कर दे, तो इट मीन्स दैट वो सोल्यूशन किसका है, वो है बेस का। क्लियर है। तो मीन्स फिनोल्फ्थलीन क्या है, एक इंडिकेटर है जो हम एसिड या बेसिक सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या करना है, ये जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है इसके हमने 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो ऐड कर देने हैं इस सोल्यूशन में। जब आप 2 से 3 ड्रॉप इस सोल्यूशन में ऐड करोगे, अगर तो ये एसिड है, जो कि हमें पता है कि क्वेश्चन से हमें पता चल गया है कि एसिटिक एसिड है, अगर तो ये एसिड है, इस सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, कलरलेस सोल्यूशन है, ठीक है। कलरलेस का मतलब क्या होगा कि ये सोल्यूशन क्या है बच्चों, एसिड है। हम कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। क्लियर है। तो सोल्यूशन का कलर, जैसे ही आप फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इसमें ऐड करोगे, सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा। अगर आप इंडिकेटर ऐड करते हो और सोल्यूशन का कलर जब पिंक हो जाता है, इसका मतलब था कि बीच में सोल्यूशन बेस है। अब क्योंकि इंडिकेटर के ऐड करने से सोल्यूशन कलरलेस रहा, तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो एसिड है। और एक चीज और, इंडिकेटर जो है मिथाइल ऑरेंज भी है और भी बहुत से इंडिकेटर हैं, तो हर इंडिकेटर सेम कलर शो नहीं करता, हर इंडिकेटर का डिफरेंट कलर होता है। हम यहाँ पे बात फिनोल्फ्थलीन की कर रहे हैं। हमने कहा फिनोल्फ्थलीन को जब हमने 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड किए फ्लास्क में, तो वो कलरलेस हो गया। क्लियर है। ये वाला अपरेटस हमने क्या बोला है, ये है ब्यूरेट। इस ब्यूरेट पे बच्चों ग्रेजुएशन हुई होती है। ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है कि इस पे
नंबरिंग लिखी होती है 10 ml, 20 ml, 15 ml, 30 ml ऐसे, ठीक है। तो हम कर देते हैं यहाँ पे 0 ml है, फिर उसके बाद जो है वो 20 ml है, फिर उसके बाद 30 ml, फिर 40 ml, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, ठीक है। ऐसे ml से ग्रेजुएशन हुई होती है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके थोड़े थोड़े ड्रॉप्स है वो इस कॉर को ओपन करके इस सोल्यूशन में ऐड करेंगे जो बीच में इस फ्लास्क में पड़ा हुआ है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो एक एक ड्रॉप करके इस फ्लास्क में ऐड कर रहे हो। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें ऐड करते हो तो आप देखते हो कि इनिशियली इस प्रोसेस को हम बेसिकली टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इनिशियली क्या होता है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड हुआ है बच्चे, इनिशियली सोल्यूशन का कलर होता है पिंक थोड़ा सा, फिर आप क्या करते हो कि उस सोल्यूशन को हिलाते हो तो वो पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो फिर थोड़ी देर के बाद इसको और डालते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉर्क को, इसको बंद कर देते हो यहाँ से, ठीक है। फिर आप देखते हो कि सोल्यूशन में जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला उसका कलर पिंक है, फिर आपने उस सोल्यूशन को मिक्स किया, कलर फिर डिसअपियर हो गया, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद आपने थोड़ा सा और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला, अच्छा ड्रॉप वाइज आपने ऐड करना है, फिर आपने देखा कि कलर पिंक आया, फिर आपने उसको मिक्स किया, कलर फिर डिसअपियर हो गया। अब कुछ टाइम के बाद ऐसा आएगा कि बच्चों आप जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पूरा सोल्यूशन है वो पिंक हो जाएगा, आप उसको फर्दर अगर हिलाओगे भी इस सोल्यूशन को तो वो सोल्यूशन जो है वो कलरलेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अंदर हमारे पास क्या है, एसिड। तो शुरू में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता जा रहा था, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर जो है वो डिसअपियर होता जा रहा था। जब अंदर जितना भी एसिड था वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, जब इसमें हम ऐड करेंगे फर्दर एसिड नहीं होगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर फिनोल्फ्थलीन के साथ पिंक होता है वही कलर नीचे जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब अंदर एसिड कोई नहीं है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर दे। जब आप फर्दर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो एसिड बीच में नहीं है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर जो है वो जो पिंक होता है फिनोल्फ्थलीन की प्रेजेंस में, वो अंदर जो है वो पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो सोल्यूशन पिंक होना शुरू होगा आप क्या करोगे, ब्यूरेट से वो वैल्यू देख लोगे जहां पे सोल्यूशन जो है वो पिंक होना शुरू हो गया था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब वो कितनी आपने कितना सोल्यूशन नीचे गिरा है, हमने कहा यहाँ पे 10, 20 और यहाँ पे आ गया चलो 30। तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की वैल्यू आई है वो कितनी आई है बच्चों, 30 ml, ठीक है। आप क्या करोगे, इस 30 ml को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, कंसेंट्रेशन में, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन है ना, कंसेंट्रेशन में मीन्स आपने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मोल पर डीएम क्यूब में। अब आपने ये देखना है कि 30 ml ने कितने ml जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज किया है। तो इट मीन्स दैट कि अगर आपके पास 30 ml है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस 30 ml को आपने कंसेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन पता चल जाएगी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन को फिर आप इस एसिड की कंसेंट्रेशन से रिलेट कर लोगे, इस तरह आपको जो है वो एसिड की कंसेंट्रेशन मिल जाएगी और आपने वो टाइम नोट कर लेना है, क्लियर है। तो ये एक दफा आपने टाइट्रेशन ऐसे कर ली, आप फिर सोल्यूशन ले लो, फिर उसको जो है वो टाइम को थोड़ा सा चेंज करके फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो इसी तरह आप 3 से 4 दफा जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस को लेकर डिफरेंट टाइम्स के अंदर जो है वो आप कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन को आप रिलेट करोगे एसिड से, यानी आपके पास एसिड की कंसेंट्रेशन भी आ जाएगी प्रोडक्ट की और साथ में आपको टाइम का भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास दोनों चीजें आ गई तो अब आप क्या करोगे, अब आप ग्राफ बना लोगे, क्लियर है। तो ये जो मेथड अभी हमने पढ़ा है बच्चों ये केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड इस तरह होता है, ठीक है। अब बच्चों हमने पढ़ने हैं फिजिकल मेथड। अब यहाँ पे जो है वो 3 फिजिकल मेथड है। सबसे पहले है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसको हम कैलोरीमेट्री भी बोलते हैं। मेथड जो है वो एप्लीकेबल होता है अगर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो अब्सॉर्ब करते हैं यूवी लाइट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेथड जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और कैलोरीमेट्री में क्या होता है कि आपके पास बच्चों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से आपने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। बीकर लिया, उसी के अंदर आपने जो है वो रिएक्टेंट ऐड कर दिए, ठीक है। जब आपने रिएक्टेंट ऐड किए तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोडक्ट भी बनाएंगे ना। अब आप उस बीकर को उठा के क्या करो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रख दो। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जब आप अंदर रखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि यूवी लाइट उसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें आपने रिएक्टेंट्स जो है वो ऐड किए हैं और रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होकर इसने क्या बना दिया है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रख देना है।
अब इसमें से जो है वो लाइट पास होगी, कौन कौन सी है, यूवी लाइट, ठीक है, इसके अलावा जो है वो विजिबल लाइट, या फिर तीसरी कौन सी है, आईआर यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। क्लियर है। जब आपने इस रिएक्शन मिक्सचर को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखा, इसमें से जो है वो लाइट जो है वो पास होंगी, जितनी लाइट, कुछ लाइट इसमें से अब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ लाइट जो है आगे गुजर जाएंगी। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो बच्चों अब्जॉर्ब होगी वो हमें बेसिकली कंसंट्रेशन बताएगी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की। रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम मेजर करते हैं इसी अमाउंट ऑफ रेडिएशन से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें से जो है वो, चलो हम यहाँ पे बता देते हैं, इसमें से जो है वो लाइट पास हो रही है ऐसे, ठीक है। तो जब इसमें से लाइट पास हो रही है तो ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या करेंगे, ये अब्जॉर्ब करेंगे बच्चों, अब्जॉर्ब करेंगे लाइट। ये जो लाइट अब्जॉर्ब कर रही हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं, ठीक है। यानी जितने अंदर प्रोडक्ट बने होंगे उतनी लाइट जो है वो ये जज्ब कर लेंगे, बाकी लाइट जो है बाद में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो हमारे पास जितनी लाइट, ये जितनी लाइट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो ऑब्जॉर्ब करेंगे, उसी ऑब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग ही हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमने करना क्या, एक हमने रिएक्शन लिया, एक हमने बीकर लिया, बीकर में हमने रिएक्टेंट्स ऐड किए हैं, रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, इसको हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रख देना है, इसके अंदर से हमने लाइट को जो है वो पास करवाना है। अब वो लाइट यूवी, विजिबल एंड आईआर कोई भी रेडिएशन हो सकती हैं। जब हम देखेंगे कि कुछ लाइट इसमें से पास हो जाएंगी, कुछ इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो लाइट इसमें अब्जॉर्ब होगी वही अब्जॉर्ब लाइट जो है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताएगी, ठीक है। यहां से जो है वो कंसंट्रेशन को हम मेजर कर सकते हैं बाय कैलोरीमीटर से, कंसंट्रेशन मेजर बाय कैलोरीमेट्री। सेकेंड मेथड क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। कंडक्टिविटी मींस यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, आयंस की। ये ऐसा मेथड होगा जिससे हम आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, आयंस को स्टडी करना है, किसमें, बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस they form salt and water, means NaCl plus H2O। अब NaCl के केस में Na पे चार्ज पॉजिटिव, Cl पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, आयंस है। ये आयंस कितने ज्यादा हैं या कितने कम है, ठीक है, इनके रेट को फाइंड करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। ये जो आयंस हमारे पास बने हैं ये कितने ज्यादा बने हैं, कितने कम बने हैं, इन आयंस की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, और जितने कम आयंस और उतनी कम कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। यानी जो कंडक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जितने आयन ज्यादा होंगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगी, उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मींस अगर आयन ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं ना। अगर आयंस कम है, प्रोडक्ट कम है, तो कम कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। थर्ड पे है वॉल्यूम चेंज मेथड। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा मेजर कंसर्न क्या होता है, वॉल्यूम से होता है, ठीक है। कंसर्न अबाउट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मेन कंसर्न इसमें क्या है, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट बच्चों रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गैस की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट में जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम था, ठीक है, और जब वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके आगे उसने प्रोडक्ट बना दिया तो उसका भी तो कोई ना कोई वॉल्यूम आएगा ना। तो यहाँ पे अगर हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के वॉल्यूम को कंपेयर करना हो तो उसके लिए हम वॉल्यूम चेंज मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मीन्स हमारे पास रिएक्टेंट का वॉल्यूम क्या था, फिर जब वो रिएक्ट किए
फिर वो प्रोडक्ट बन गए, तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम हमारे पास कितना आया। रिएक्शन जो है वो एप्लीकेबल उनके लिए होता है जिसमें जो है वो गैसेस के वॉल्यूम में चेंज आता है। वॉल्यूम चेंज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के, यानी रिएक्शन जो है वो किस एक्सटेंट में चल रहा है, तेज है या कम है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में एंड चेंजेस इन कंसंट्रेशन। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको ना यहाँ पे ये बताती हूँ, आपको फिर समझ आएगी। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट यहाँ पे है तो हमने कहा कि यहाँ पे 20 ml है और उसके बाद यहाँ पे आ गया 30 ml। क्लियर है? तो ये भी क्या है हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पे ये भी क्या होगा, ये भी वॉल्यूम ही है, और गैस ही रिएक्टेंट और गैस ही प्रोडक्ट बना। ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, अगर वॉल्यूम यहाँ पे 20 था और वॉल्यूम में चेंज आ गया 30 हो गया, यानी वॉल्यूम में 10% चेंज जो है वो आया है। तो जितना वॉल्यूम में चेंज होगा रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस जो कंसंट्रेशन है वो उतनी ही ज्यादा चेंज होगी। क्लियर हो गया? तो चेंज इन जो है वो कंसंट्रेशन होगा। तो इसमें जस्ट हमने ये देखना है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, जितना ज्यादा वॉल्यूम में चेंज होगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट तेज होगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा बच्चों इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में भी है एक लिखा हुआ ऑपरेटर्स, उसको भी पढ़ लेते हैं। उसका नेम क्या है, स्टॉप्ड फ्लो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब ये उनके लिए इस्तेमाल होता है जो रिएक्शन बहुत तेज होते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो किन के लिए ये मेथड यूज होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए। ठीक है, जो रिएक्शन बहुत तेज होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए हम इस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब ये टेक्निक बेसिकली बच्चों है क्या, हमारे पास हैं दो रिएक्टेंट्स, हमने कहा कि ये है हमारे पास रिएक्टेंट्स ए, ठीक है, और इस तरह कर लेते हैं, ये है हमारे पास रिएक्टेंट ए और ये है हमारे पास रिएक्टेंट बी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि हमने दोनों रिएक्टेंट्स को जो है ना वो मिक्स करना है। अच्छा, एक चीज आपने देखनी है, स्मॉल अमाउंट में, अब ये ना एक ऐसी नाली से, यहाँ से एक ऐसी ना ट्यूब हम बना देते हैं। ठीक है, ये ट्यूब है, यहां से ये रिएक्टेंट इधर जाएगा, ठीक है, और यहां से ये रिएक्टेंट इधर जाएगा। अब क्योंकि ये नैरो सी ट्यूब है तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या होगी, हाई स्पीड से जाएगा। ठीक है, हाई स्पीड से जाएगा, और यहां पे बच्चों एक बॉक्स लगा हुआ है रिएक्शन, या फिर इसको बोल देते हैं हम मिक्सिंग चैम्बर। जो पीछे से कम अमाउंट में बहुत तेजी से रिएक्टेंट आगे आ रहे हैं ना, वो यहां पे क्या होंगे, मिक्स होंगे, आगे जाएंगे वो ऑब्जर्वेशन सेल में। यहां से हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यहां पे हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, हमने देखना है। ऑब्जर्व कैसे करना है बच्चों, इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर से लाइट जो है वो पास करवानी है हमने। ठीक है, लाइट जो है वो इसके अंदर से पास करवानी है। अब वो लाइट कौन सी हो सकती है, यहाँ पे उसने मेंशन की है यूवी लाइट। ठीक है, लाइट पास करवानी है, कुछ लाइट को ये मटेरियल अब्सॉर्ब कर लेगा और कुछ लाइट को आगे जो है वो भेज देगा। जो लाइट ये आगे भेजेगा इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन सेल में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि कितनी लाइट जो है वो इस सेल से ट्रांसमिट हो रही है, आगे जा रही है। ठीक है, और ये जो सारा का सारा प्रोसीजर है ना, सारा का सारा जो ग्राफ है हमें जो है वो बना बनाया ही मिल जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर्स है ये, तो वो खुद ही काम सारा करेगा और हमें जो है वो एट द एंड ग्राफ बना देगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो होता क्या है, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होंगे, उसको जो है वो हमने एक हाई स्पीड के साथ जो आगे भेजना है। हाई स्पीड होगी, हाई स्पीड मीन है तो कोई नैरो चीज होगी ना जिसके जरिए हम आगे भेजेंगे, और कम क्वांटिटी में आगे भेजना है। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो है वो एक जगह पे आके मिक्स होंगे, जिसको मिक्सिंग चैम्बर बोलते हैं। मिक्सिंग चैम्बर में फिर वो क्या जाएंगे, ऑब्जर्वेशन सेल में जाएंगे। ऑब्जर्वेशन सेल में हम ये देखेंगे कि जो यूवी लाइट पास हो रही है इस रिएक्शन मिक्सचर में, इस मिक्सिंग चैम्बर में, कुछ लाइट को जो है ये अब्सॉर्ब कर लेंगे, कुछ लाइट को जो है वो ये ट्रांसमिट कर लेंगे, और यहाँ पे एट द एंड जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली ग्राफ जो है वो जनरेट हो जाएगा, हमें खुद बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ ये देखना है कि ये जो ऑपरेटर्स है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उन रिएक्शंस में इस्तेमाल होगा जो रिएक्शन बहुत तेज करवाने होंगे हमने। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल बच्चों कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।